नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे आरक्षण के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। आज हम जिस आरक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में, संविधान में वहाँ पर सरकारी नौकरी शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है लोक नियोजन। लोक नियोजन जैसे शब्द का उल्लेख है जिसे हम लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अगर बात की जाए तो हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि अनुच्छेद 16(4)(ए), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4)(बी) तथा अनुच्छेद 16(6) के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण के प्रावधान है उनके बारे में हमने बाहरी नॉलेज है वो देखा था कि किस तरह सरकारी नौकरियों में वहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण था अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) वो हमने डिटेल से जाना था। आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए हम लोग अनुच्छेद 16 को तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ही, उसी के साथ हम लोग देखेंगे अभी जनवरी 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ उसको, तथा उसी के साथ जो सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण मिला है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे तथा और जानेंगे कि क्या था मंडलवाद और किस प्रकार पदोन्नति में आरक्षण मिला, किस प्रकार वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण मिला, और उसी के साथ हम देखेंगे क्रीमी लेयर। इन सब बातों का आज अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 16 के अंदर। तो शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की धारा 1। अनुच्छेद 16 की धारा 1 में ये उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा, यानी लोक नियोजन प्राप्त करने का सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद 16(1) में उल्लेखित है, लोक नियोजन प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। ये बात तो उल्लेखित है अनुच्छेद 16 की धारा 1 के अंदर, लोक नियोजन प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। अब अनुच्छेद 16 की धारा 2 की बात की जाए, अनुच्छेद 16(1) में केवल ये इतना ही लिखा हुआ है कि लोक नियोजन प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं सरकारी नौकरियों में यहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। ये तो अनुच्छेद 16 की धारा 1 में उल्लेखित है, लेकिन अगर अनुच्छेद 16 की धारा 2 देखेंगे तो इसको और विस्तारित किया गया है और उसमें लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी जेंडर, उद्भव यानी ओरिजिन, जन्म स्थान बर्थ ऑफ प्लेस एंड रेसिडेंट यानी निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 16(2) में उल्लेखित है। हमने अनुच्छेद 15 के अंदर देखा था, वहां पर भी ये शब्द लिखे हुए थे कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, लेकिन वहाँ उद्भव जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है तथा वहाँ शब्द निवास स्थान का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर केवल यही लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 शब्द और एक्स्ट्रा जोड़े गए। वहाँ लिखा हुआ है उद्भव और निवास स्थान। इसके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये 16(2) में उल्लेखित है। सवाल यहीं से बनता है बहुत अच्छा कि अनुच्छेद 15 में किस शब्द का उल्लेख नहीं है या अनुच्छेद 16 के अंदर किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो वहाँ 16 की धारा 2 में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो वहाँ
डायरेक्ट ये लिख देगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव और बीच में एक लिख देगा आयु। लेकिन इसमें आपको एकदम क्लियर रहना है कि आयु का वहाँ पर संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान जैसे 7 शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है वो अनुच्छेद 16 की धारा 2 में किया हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 15 में हमने देखा था पिछले वीडियो में, वहाँ उद्भव और निवास स्थान जैसे शब्द का उल्लेख नहीं था, और वहीं फंसाने के लिए वो एग्जामिनर सवाल वहाँ से देगा और वहाँ पर उद्भव या जन्म स्थान की जगह निवास स्थान कर देगा। फिर वहाँ पर विद्यार्थी यही टिक करके आ जाते कि ये सही है, निवास स्थान तो है, लेकिन निवास स्थान वहाँ पर नहीं है, वहाँ केवल और शब्द लिखा हुआ है जन्म स्थान। तो इस बात का अपने को ध्यान रखता है। 16(2) में 7 शब्दों का उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 15 में केवल 5 शब्दों का ही उल्लेख है। वहाँ पर उद्भव और निवास स्थान जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, ये केवल 16(2) में लिखा हुआ है। धर्म के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मूलवंश, जाति, लिंग और उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान। उद्भव का अर्थ है कि अपने जो पीछे की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी का उद्भव कहाँ है। कभी हम सिटी वाले को पूछते हैं कि आपका गांव कौन सा है, तो हमारा गांव तो क्या वो है। अच्छा, आपका वो गांव है? नहीं नहीं, वो नहीं, पीछे से हमारे फॉर फादर के वहाँ दूसरे गांव से आए हैं, जो 3 या 4 पीढ़ी के अपने दादाजी या फॉर फादर जो भी कहीं दूसरी जगह से आते हैं, जैसे बीकानेर से कोई आ जाता है, कोई नागौर से आ जाता है, कोई जालोर से आ जाता है, कोई जोधपुर से आ जाता है, तो वो आकर के अगर बच जाते तो उससे हम लोग कहते हैं उद्भव, कि आपकी पीढ़ी का उद्भव कहाँ से है। तो वह वही होता है ये उद्भव यानी ओरिजिन। और इस आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। एक विशेषकर ये अनुच्छेद 16(2) में उद्भव और निवास स्थान शब्द का अपने को ध्यान में रखना है। ये तो था अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 16(1) भी हमने देख लिया। अब अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) की अगर बात की जाए तो उसमें ये उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्राथमिकता दे सकती है। संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है, ऐसा उल्लेखित है 16 की धारा 3 में। और यहाँ अनुच्छेद 16 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन 16(3) है वो 16(2) का एंटी काउंटर है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि भेदभाव शब्द गलत है, प्राथमिकता शब्द ठीक है, यानी कि वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दे सकती है। अगर बात की जाए राजस्थान की, अगर बात की जाए तो राजस्थान का पश्चिमी जो इलाका है वो एकदम तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है, एज वेल एज यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। यहाँ पर सिंचाई के स्रोत बिल्कुल कम है। तो यहाँ के लोगों की जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो इन लोगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे करके सरकार इनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकती है। ऐसा सरकार कर सकती है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर है वो प्राथमिकता सरकार दे सकती है। अगर बात की जाए इस आधार पर तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है, गुजरात का सौराष्ट्र काठियावाड़ी वाला ये एरिया है, तथा उसी के साथ ही उड़ीसा में जो काला हांडी वाला जो क्षेत्र है वो एकदम तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो वहाँ पर सरकार है वो सरकारी नौकरियों में जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दे सकते हैं या उनको निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जैसे राजस्थान में RAS की 1000 भर्ती वैकेंसी आई है,
2020 के अंदर 1000 पोस्ट आ गई है। इन 1000 में से अगर सरकार चाहती है तो 900 लोग केवल और केवल जो पश्चिमी राजस्थान है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, इन एरिया से अगर लेना चाहती है तो वो ले सकती है। यही है निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता देना, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना ही क्या है, निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता देना। के 1000 में से 900 पोस्ट भी, यहाँ 1000 में से 999 भी उनके लिए वो आरक्षित कर सकती है, ऐसा उल्लेखित है अनुच्छेद 16 की धारा 3 के अंदर। आप लोग सोच रहे हैं जैसे कि अशोक जी की अभी सरकार है, तो अशोक जी के अभी वापस तो अभी मुख्यमंत्री बनना है नहीं, तो एक काम करते, जोधपुर यहाँ जो अपने जो विधान लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो एकदम अशोक जी के कट्टर ज़्यादातर समर्थक माने जाते हैं, तो वहाँ पर एक काम करते हैं, वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे देते हैं। लेकिन ऐसा अशोक जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी देखा था इस प्रकार के जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है, संसद कानून बनाकर। अगर आपके अशोक जी या राजस्थान सरकार अगर चाहती है तो भी इस प्रकार है वो निवास स्थान के आधार पर आप प्राथमिकता नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ स्पष्ट उल्लेखित है कि संसद कानून बना करके निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली संसद के हाथ में, यानी कि पार्लियामेंट जब भी कानून बनाएगी तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह तो था अनुच्छेद 16 की धारा 3। अनुच्छेद 16(3) के आधार पर ही एक अभी संविधान संशोधन किया गया था, 58वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन, और ये किया गया था कर्नाटक राज्य में। 98वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए इसी प्रकार, यानी कि निवास स्थान के आधार पर है वो प्राथमिकता दी गई है। कर्नाटक का हैदराबाद का जो क्षेत्र है, कर्नाटक हैदराबाद का संयुक्त रूप से क्षेत्र है, वहाँ पर गोलकोंडा, बीदर, रायचूर, बरार, ये वाले जो इलाके, ये तुलनात्मक रूप से जो कर्नाटक का बाकी क्षेत्र है वहाँ से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए संविधान के अंदर 58वां संविधान संशोधन किया गया। और कर्नाटक के राज्यपाल को है वो विशेष अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के ये प्रावधान है वो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए जो किया गया है, उसका आधार यही है, आर्टिकल 16 की धारा 3। तो वहाँ पर सरकारी नौकरियों में या कोई भी अन्य तरह के जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो उनके लिए स्पेशली हो जाते हैं 98वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत। ये तो बात थी 98वें संविधान संशोधन की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 16 की धारा 4। अनुच्छेद 16 की धारा 4 में ये उल्लेखित है कि SC, ST तथा समाज के ऐसे पिछड़े लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा अनुच्छेद 16 की धारा 4 में उल्लेखित है। SC तथा ST, ये 16(4) जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू था तभी ये धारा उसके अंदर मौजूद थी। तो यानी कि SC और ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण है वो संविधान के लागू होने के साथ ही उनको प्राप्त है, तथा समाज के ऐसे पिछड़े लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, ऐसा अनुच्छेद 16 की धारा 4 में है, जो कि सरकारी नौकरियों का आधार है। Article 16(4) is the constitutional base of the reservation in public employment for SC, ST and OBC। ये आर्टिकल 16(4) है वो एकदम देखा जाए तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का आधार है वो आर्टिकल 16(4) ही है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो किस तरह से OBC को आरक्षण मिला था, उसकी पूरी कहानी शुरू करते हैं। भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 346। अनुच्छेद 346 में ये उल्लेखित है कि समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन पिछड़ा हुआ है
इनका पता करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे 5 वर्ष के भीतर। ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है कि समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कौन पिछड़ा हुआ है, उन लोगों का पता करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के लागू होने के 5 साल के भीतर एक आयोग का गठन करेंगे। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1953 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में अपनी रिपोर्ट दी तथा एक अलग कैटेगरी ओबीसी बनाई और ओबीसी के अंदर कई जातियों लिया तथा उनको आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया और साइड में कर दी। फिर आपको पता है वर्ष 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 1978 में एक आयोग का गठन किया, मंडल आयोग, बीपी मंडल यानी विश्वेंद्र प्रसाद मंडल, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इन्हें कहा कि आप समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनका पता करके बताओ। बीपी मंडल, विश्वेंद्र प्रसाद मंडल, ये बिहार के कांग्रेस के नेता थे। इनकी अध्यक्षता में इन्होंने ये आयोग का गठन किया जिसे हम लोग मंडल आयोग कहते हैं। वर्ष 1980 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 2 वर्ष के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने लगभग 2200 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में रखा तथा उनको आरक्षण देने की इन्होंने बात कही थी। लेकिन उस समय 1980 में आपको पता, उस समय मोरारजी देसाई, बाद में फिर चौधरी चरण सिंह और उनके बाद में 1980 में सरकार बन गई थी इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो गया था। 1984 से 1989 तक सरकार रही थी राजीव गांधी की। फिर वर्ष 1990 के अंदर सरकार थी वीपी सिंह, विश्वेंद्र प्रताप सिंह की। 1989 में बन गई थी, गठबंधन सरकार थी। तो 1990 में इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अगस्त 1990 में इस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने मंडल आयोग को सिफारिश करते हुए ओबीसी को आरक्षण दे दिया था। वीपी सिंह खुद राजपूत जाति के थे, सामान्य वर्ग से थे, राजपूत जाति से, और यूपी के राजा भी थे। तो इन्होंने सामान्य वर्ग के पीएम होते हुए भी इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया था। जैसे ही ओबीसी को आरक्षण दिया तो देश में बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई और पूरा देश 2 गुटों में उस समय विभाजित हो गया था, एक आरक्षित वर्ग और दूसरा गैर आरक्षित वर्ग। कई जगह पर हिंसक झड़पें हुई और दिल्ली में कुछ लोगों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की। फिर बाद में 1990 इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वह ठीक नहीं है, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी के द्वारा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से ये मामला प्रसिद्ध हुआ था। इसी दौरान ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था, उसी समय वीपी सिंह सत्ता से बाहर हो गए। फिर बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उसके बाद फिर कांग्रेस की वापस सरकार आई और वर्ष 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उन्होंने न केवल ओबीसी को जो आरक्षण था उसे जारी रखा, बल्कि सामान्य वर्ग को भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 14% आरक्षण दे दिया था। 1992 के अंदर ओबीसी का इन्होंने आरक्षण जारी रखा तथा सामान्य वर्ग को
सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 14% आरक्षण दे दिया था नरसिम्हा राव के द्वारा। जैसे ही सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये पूरा कम से कम 5-6 तरह की अलग अलग याचिका इसमें लगी और पूरा मामला फिर बाद में दर्ज हुआ इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस सब आरक्षण के साथ में लागू रखते हुए 16 नवंबर 1992 को इस मामले की सुनवाई की और उसमें निर्णय दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने कुल निर्णय देते हुए 5 बातें कही थी। नंबर 1 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो एकदम संवैधानिक है, क्योंकि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान में है, इसलिए आप उन्हें जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया है वो बिल्कुल संवैधानिक है। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज फुली कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के मामले में कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया है वो एकदम संवैधानिक है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का उल्लेख संविधान के अंदर है, लिखा हुआ है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया है वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है, जो संविधान के अंदर उल्लेखित है उसके आधार पर कानूनों का निर्माण करना। और अगर कोई कानूनों का निर्माण तो हालांकि संसद करती है, लेकिन अगर वही कानून अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन ओबीसी को आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का उल्लेख था, इसलिए इन्होंने इसको एकदम संवैधानिक माना। नंबर 2 पर उन्होंने कहा था सामान्य वर्ग को जो 14% आरक्षण दिया था वह असंवैधानिक है। असंवैधानिक। रिजर्वेशन ऑफ जनरल इज फुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। यानी सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया था वो असंवैधानिक है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उनको आरक्षण दिया था और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 16 में नहीं था, इसलिए सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नंबर 3 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निर्णय देते हुए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कि जो एक बार आरक्षण का जो फायदा ले चुके हैं उन्हें उनकी संतानों को वापस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जो एक बार आरक्षण का फायदा अगर ले चुके हैं तो दोबारा वापस उनकी संतानों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, क्रीमी लेयर में। और क्रीमी लेयर शुड बी आउट फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ अम्ब्रेला, यानी कि आरक्षण के साता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रीमी लेयर है और एक बार इन्होंने आरक्षण का फायदा ले लिया है, इसलिए इनकी संतान है वो आरक्षण का फायदा नहीं ले सकती। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वो केवल ओबीसी पर लागू होती है, एससी और एसटी का क्रीमी लेयर से कोई संबंध नहीं है। ओबीसी के लोग जो मुख्य धारा में आ चुके हैं तो उनकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये क्रीमी लेयर में। तीसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। नंबर 4 पे उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल नई भर्तियों में मिलेगा, फ्रेश रिक्वायरमेंट में ही मिलेगा, बाकी पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देयर इज नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण
नहीं मिलेगा। और नंबर 5 पे और आखिरी बात उन्होंने कही कि आरक्षण की जो सीमा है वह अधिकतम 50% हो सकती है। 50% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अपवाद स्वरूप इसे बढ़ाया जा सकता है। अपवाद स्वरूप असाधारण परिस्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 50% की जो सीमा है इसे क्रॉस भी किया जा सकता है। ये 5 निर्णय दिए थे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये कहा था कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया है वह संवैधानिक है और सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया है वह असंवैधानिक है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं था, इसलिए सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया था उसे असंवैधानिक घोषित किया। और जो क्रीमी लेयर है, यानी कि जिन्होंने एक बार आरक्षण का फायदा अगर प्राप्त कर लिया है तो उनकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये केवल ओबीसी के ऊपर लागू होता है। एससी और एसटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एससी और एसटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण केवल नई भर्तियों में मिलेगा। और आरक्षण की जो सीमा है उसे 50% से ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन असाधारण परिस्थिति या अपवाद स्वरूप आप इसे 50% की सीमा को क्रॉस भी कर सकते हैं। ये तो 5 निर्णय दिए थे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में। बात आती थी कि आरक्षण क्यों दिया, तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ग्राफ है, तो कुछ ऐसे वर्ग है जिनकी स्थिति वर्तमान में ये है, कुछ ऐसे वर्ग है जिनकी स्थिति वर्तमान में यहाँ तक है, कुछ ऐसे वर्ग है जिनकी स्थिति वर्तमान में यहाँ तक है, कुछ ऐसे जिनकी स्थिति यहाँ तक, कोई यहाँ तक भी है, और कई वर्ग ऐसे भी है जो मुख्य धारा से भी बाहर है, इनकी स्थिति एकदम डाउन है। तो इनको एक तरह से आरक्षण यानी कि लिफ्ट उपलब्ध करवाई गई है, और लिफ्ट के माध्यम से इनको वापस यहाँ तक लाने के लिए, यानी कि वापस मुख्य धारा तक शामिल करने के लिए, उनके साथ समान भाव से रखने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो आधार लाइन से जो नीचे है, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए, तो उनको वापस यहाँ तक मुख्य धारा में लाने के लिए हमने एक ये आरक्षण रूपी लिफ्ट उपलब्ध करवाई है, जिसके माध्यम से वह मुख्य धारा में आ सके, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण केवल एक बार ही मिलेगा, पदोन्नति में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो बात थी पदोन्नति में आरक्षण की। अब भारत में अगर आरक्षण की व्यवस्था अगर देखी जाए तो आरक्षण किस प्रकार दिया जाएगा, तो उसका जो आधार है वो जनसंख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत में एससी, एसटी और मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को जो आरक्षण दिया है, उनकी वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार में और राजस्थान में क्या स्थिति है। भारत सरकार में अगर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर एससी की जनसंख्या 15% है, तो उनको 15% आरक्षण। एसटी की जनसंख्या 7.5%, अनुसूचित जनजाति की, तो उन्हें 7.5% आरक्षण है, तथा ओबीसी को 27% आरक्षण है। इसी तरह राजस्थान में एससी की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 16%, एसटी की अगर बात की जाए तो 12% और 21% आरक्षण दिया गया है ओबीसी को। इनको अगर टोटल किया जाए तो 49.5% ये हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 49.5% वर्तमान में आरक्षण है, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 49%, यानी कि दोनों 50% से कम है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसे असाधारण या विषम परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, इट कैन बी इंक्रीज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये तो अभी वर्तमान में किस तरह के आरक्षण, किस प्रकार की व्यवस्था है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। फिर नंबर
थर्ड पे उन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर दो शब्द से बना क्रीम और दूसरा लेयर। क्रीम यानी मलाई और लेयर यानी परत है। जिसने एक बार मलाई चख ली है, मलाई की जो लेयर परत है इसको चख लिया है, उसे वापस किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि ये अवधारणा केवल ओबीसी पर लागू होती है, एससी और एसटी का इससे कोई संबंध नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना थोड़ा। जैसे ये बात कही गई कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो एससी और एसटी के लोगों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे तो कई लोग हैं जो अभी सरकारी सेवाओं में आए हैं, इसलिए हमें आरक्षण तो पदोन्नति में ही चाहिए, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो हम एक नीचे के स्तर पर रहेंगे और वहां से अपना हमारा जो विकास है वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे कई लोग हैं वो अभी अभी कुछ ही सेवा में आए, सरकारी सेवाओं में आए, इसलिए हमें पदोन्नति में भी आरक्षण चाहिए। और फिर सरकार के द्वारा एक संविधान में संशोधन किया गया वर्ष 1995 के अंदर। संविधान में संशोधन किया गया, 77वां संविधान संशोधन। और इस 77वें संविधान संशोधन के द्वारा एक धारा जोड़ी गई अनुच्छेद 16(4) के अंदर, अनुच्छेद 16(4)(a), और ये धारा जोड़कर कहा गया कि एससी तथा एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। एससी व एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 16(4)(a) ऑफिशियली कैपिटल लेटर है, क्योंकि इसे संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये कैपिटल है। और इसमें ये उल्लेखित है कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये तो बात थी पदोन्नति में आरक्षण की। वर्ष 1995 में संविधान संशोधन किया गया 77वां, और उसके द्वारा एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। ये था पदोन्नति में आरक्षण। फिर उन्होंने कहा था कि आरक्षण में 50% की सीमा को पार नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद स्वरूप बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तमिलनाडु चिल्लाया और कहा कि सर हमारे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या गड़बड़ हुई? कि हमारे तो ऑलरेडी 50% लगभग 49% आरक्षण तो केवल ओबीसी को देना पड़ रहा है, और ओबीसी को 49 और इस हिसाब से 70% तक हमारा आरक्षण पहुंच जाता है। आप हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था कुछ अलग करें। सरकार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे 50% से अधिक आप दे नहीं सकते। तो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि आप असाधारण या विषम परिस्थितियों में इसे बढ़ा भी सकते हैं, अपवाद स्वरूप इसे बढ़ा भी सकते हैं। फिर उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक आयोग का गठन किया सरकार ने, और वहाँ की स्थिति पता लगाई। तब जिस आयोग का गठन किया था उन्होंने वाकई में अध्ययन किया और कहा कि तमिलनाडु में वाकई में आरक्षण वहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कास्ट है जो ओबीसी में, और खुद जनसंख्या के हिसाब से 49% वो हो जाते हैं, और 70% के आसपास उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर तमिलनाडु के लिए एक संविधान में संशोधन किया, 76वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1995 में, और 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु के अंदर 69% जो आरक्षण था इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसे 9वीं अनुसूची में, बोले अनुसूची क्या है? तो संविधान में, भारत का संविधान 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक प्रस्तावना, नंबर 2 पे अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक, नंबर 3 पे 12 अनुसूचियां, और नंबर 4 पे परिशिष्ट। तो अनुसूची 12 अनुसूची है, उसमें 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और उस 9वीं अनुसूची में क्या है? तो उसमें सब ज्यादातर भूमि सुधार कानून है। और ये 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिसके अंदर कोई भी अगर कानून सरकार बनाकर डाल देती है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 24 अप्रैल 1973 को
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी अगर मामला है और वो अगर संविधान की आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करता है तो उसे भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तो फिर बाद में 76वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन वो आगे हम एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के अंदर जो 69% आरक्षण है वो 9वीं अनुसूची में है और वर्ष 1995 के अंदर दिया गया था। वैसे महाराष्ट्र के अंदर भी अभी 66% आरक्षण है। वहाँ पर गायकवाड़ आयोग ने पूरी जांच की और उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे संवैधानिक भी ठहराया था, लेकिन उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। ये तो संविधान संशोधन इसलिए किया गया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो इसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन चुनौती इसे संविधान के आधारभूत संरचना के उल्लंघन के आधार पर दे दी गई थी, लेकिन उसे फिर हम लोग बाद में देखेंगे खारिज की गई थी। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर आरक्षण हो गया था 54% गुर्जरों को जो 5% आरक्षण दिया था, लेकिन उसे राजस्थान हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था क्योंकि उसकी पूरी जांच एक आयोग बना करके नहीं आरक्षण दिया गया था, डायरेक्टली दिया गया था। तो एक आयोग या जांच के द्वारा अगर दी जाती है चीज तो वाकई में पता चलता है कि हाँ कि वहाँ की स्थिति ऐसी है, इसके लिए वहाँ पर आरक्षण देना जरूरी है। दैट्स वाई इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में एक विस्तृत विविध तरीके से जांच की गई और जांच करने के बाद वहाँ पर आरक्षण दिया गया था, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा उसे संवैधानिक ठहराया गया था। फिर आगे बैकलॉग भर्तियों की अगर बात की जाए, 50% आरक्षण की अगर बात की जाए तो फिर वो बैकलॉग की भर्तियों के अंदर फिर वहाँ पर मुश्किलें उसने पैदा कर दी। बैकलॉग हम जानेंगे पूर्व की रिक्तियाँ किस प्रकार उनको फिल किया जाता है और उसमें किस प्रकार एक सामान्य वर्ग को बिल्कुल कम सीटें प्राप्त होती है और अन्य जो वर्ग है उनकी सीटें कम होते हुए भी उनको आरक्षण ज़्यादा हो जाता है, या फिर यूँ हम कह सकते हैं 50% की सीमा को क्रॉस कर दिया जाता है। तो बैकलॉग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कि वर्ष 2018 में आईएएस की भर्ती आती है 1000 पोस्ट के लिए। 2018 में आईएएस की पोस्ट आती है या आती थी, जो भी एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ रहे 1000 पोस्ट के लिए आती है। तो एससी, एसटी और ओबीसी, एससी को 15% आरक्षण है, 7.5% एसटी को है और 27% ये ओबीसी को है। एससी के जनसंख्या के हिसाब से 1000 की 15% यानी 150 सीट रिजर्व हो जाती है। फिर यहाँ पर एसटी के लिए 75 सीट रिजर्व हो जाती है और ओबीसी के लिए 270 सीट रिजर्व हो जाती है। इसी प्रकार जैसे ये सीट रिजर्व हुई, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण है, पूरी 150 सीटें नहीं भर पाई। 150 सीटों की आवश्यकता थी एससी में, लेकिन पूरी 150 सीटें कामयाब लोग वहाँ पर नहीं मिले, तो वहाँ पर केवल मान लो 75 सीट ही मिली और 75 रह गई पीछे खाली। यहाँ 75 में से केवल 25 ही मिली और यहाँ पर ये 270 मान लो पूरी भर दी गई और ये लगभग पूरी हो ही जाती है। यहाँ पर सीटें बच गई टोटल 150 सीटें आरक्षित थी, उसमें से 75 सीट में केवल भर्ती पूर्ण हो पाई, बाकी आगे 75 सीट इसमें खाली हो गई। फिर इसमें 75 सीटों की आवश्यकता थी लेकिन 25 सीट ही भर पाई, 50 सीट इसमें खाली हो गई और ओबीसी में कोई सीट शेष बची नहीं। अब ये सीट खाली है 75 और 50। अब आगे एक 2020 में एक और भर्ती आती है, 2020 में फिर एक और आईएएस की भर्ती आ जाती है वही 1000 पोस्ट के लिए। तो अब उनको सीटें के हिसाब से वही 150 सीट आरक्षित एससी के लिए, एसटी के लिए 75 और ओबीसी के लिए 270। ये तो आरक्षित इस भर्ती के हिसाब से थी जो 2020 की आईएएस भर्ती की, लेकिन इसमें ये वाली सीटें और ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पिछली
साल में इन पदों पर पूर्ण भर्ती नहीं की गई, यानी कि वहां पर कामयाब लोग नहीं मिले, इसलिए 75 सीट खाली रह गई थी, इसलिए 75 सीट को यहाँ पर और ऐड कर दिया जाता है। 75 सीट ये पिछले साल की भर्तियां, पूर्व की रिक्तियां जिसे हम लोग बैकलॉग कहते हैं, यानी कि पूर्व की रिक्तियों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो 150 प्लस 75 यानी कि ये हो जाएगी आपकी 225 सीट। एससी में पिछले साल की खाली सीटें 50, तो ये हो जाएगी 125। इसी प्रकार 270 में यहाँ पर खाली नहीं थी तो ये 0 हो जाएगी, तो इस प्रकार 270 इसकी इस साल वाली, ये केवल ये तो इस साल की जो खाली सीट है वह यहाँ आरक्षित सीट है वो है। यहाँ पर 75 तो आरक्षित थी, लेकिन ये 50 सीट पिछले साल की, इसलिए 75 और 50 125 सीटें इनके लिए हो गई। यहाँ पर 75 पिछले साल की और 150 इसी भर्ती की, पिछली भर्ती की 75, 150 इस भर्ती की, यानी 225 टोटल हो गई। और इनको अब जोड़ दिया जाता तो 0 या 5 और 7 12 और यहाँ हो जाएंगे 6, यानी कि 720 सीटें आरक्षित हो जाती है। 1000 पद में से 720 सीटें यहाँ पर आरक्षित हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आरक्षण की सीमा आ जाती है 62%। और सरकार ने कहा था कि आप 50% की सीमा को लांघ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बैकलॉग पूर्व की रिक्तियों के अंदर इस प्रकार हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर 62% सीटें वो आरक्षित हो जाती है। 2018 की भर्तियों की जो रिक्त स्थान थे उनको आगामी भर्ती के अंदर जोड़ना, उसके कारण यहाँ पर सीटें ज़्यादा हो गई। यहाँ पिछले साल की भर्तियों में रिक्त स्थानों को आगे वाली भर्तियों में जगह देना वही कहलाता है बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियाँ। ये तो 62% बिल्कुल कम है, और भी यहाँ लगभग 90% सीटें आरक्षित हो जाती है। और कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती है कि एक भी सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं बचती है। बोले भर्ती आई क्या? हाँ आई। कितनी सीटें सामान्य वर्ग की? एक भी नहीं है। क्या हुआ कि पूर्व की रिक्तियाँ ले रहे हैं, यानी कि पूर्व की भर्तियों को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ये था बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियाँ। इसी बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियों के लिए फिर आगे एक संविधान में संशोधन किया गया। 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संशोधन के द्वारा एक धारा जोड़ी गई 16 की धारा 4 के अंदर बी। ये तो हमने देखा था 77वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 81वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 16 की धारा 4 के अंदर बी है वो जोड़ा गया था। ये जोड़ करके यहाँ प्रावधान लिखा गया था कि बैकलॉग यानी पूर्व की रिक्तियाँ, बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियाँ में 50% की सीमा को पार किया जा सकता है, अगर आप बैकलॉग पूर्व की भर्तियों के लिए आप जब एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो उस समय 50% की सीमा को पार किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर उदाहरण के द्वारा 62% हो जाता है। तो इसलिए इस मामले में आप ये जो 50% की सीमा इसे पार कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 में इंदिरा साहनीवाद, जिसे हम लोग मंडलवाद कहते हैं, उसमें कहा था कि आप 50% की सीमा को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियाँ करते समय आप 50% की सीमा को लांघ सकते हैं या उसे पार कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(b) धारा जोड़ी गई और 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) धारा जोड़ी गई थी। 16(4) में ये उल्लेखित था कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी SC व ST के लिए, और 16(4)(b) में ये लिखा था कि बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियों को पार करते समय आप 50% की सीमा को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे गड़बड़ हो गई पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ में। पदोन्नति में वरिष्ठता किस प्रकार, इसको भी हम लोग
उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एक आरएस की भर्ती आती है 2020 में, माना कि आएगी या जो भी आरएस की 2020 के अंदर भर्ती आती है, तो इसमें ए नाम का एक व्यक्ति है, एक बी नाम का है, एक सी नाम का है और ये डी नाम का। ये ए नाम का जो व्यक्ति है वो जनरल कैटेगरी से है, बी नाम का जो व्यक्ति है वो ओबीसी कैटेगरी से है, सी नाम का है वो एससी कैटेगरी से है और डी नाम का व्यक्ति है वो एसटी कैटेगरी से है। आरएस 2020 की परीक्षा में ए वाला सामान्य रैंक से वो फर्स्ट रैंक से आरएस का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करता है, ओबीसी का कैंडिडेट है वो 10वीं रैंक के साथ में और एससी का जो कैंडिडेट है वो 20वीं रैंक के साथ में और एसटी का जो विद्यार्थी है वो 30वीं रैंक के साथ में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन फिर आरक्षण के आधार पर इनको 2028 में या 2025 अभी जहाँ भी इनका प्रमोशन होता है, 2028 में इनका प्रमोशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन के आधार पर इनका प्रमोशन हुआ 2028 में। 2028 में प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन में एससी और एसटी के लिए ये प्रमोशन, तो एससी और एसटी वाले ये 2028 के अंदर ये प्रमोशन होकर के आईएएस बन जाते हैं और ये वही आरएएस के आरएएस बने रहते हैं। 2028 में आरक्षण के आधार पर प्रमोशन हुआ तो एससी और एसटी के जो दोनों विद्यार्थी है वो आईएएस बन जाते हैं। लेकिन जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो व्यक्ति है वो फर्स्ट रैंक और उनकी रैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी वो आरएस ही बने रहते हैं। फिर आगे मेरिट के आधार पर प्रमोशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर प्रमोशन हुआ तो ये आरएस वाले ये बन गए आईएएस, ये आरएस वाला व्यक्ति ये भी आईएएस बन गया और ये तो ऑलरेडी आईएएस थे 2028 में, ये मान लो हुआ 2035 में आईएएस। ये प्रमोशन के आधार पे प्रमोशन हुआ आरक्षण के आधार पे, तब एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण है तो वो आईएएस बन गए और जनरल और ओबीसी को नहीं थे तो वो आरएस रहे, हालांकि उनकी रैंक पहले थी। लेकिन फिर बाद में मेरिट के आधार पर प्रमोशन हुआ तो आरएस का विद्यार्थी 2035 में आईएएस बना जनरल कैटेगरी का और ओबीसी के 2035 में आईएएस बने। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के जो थे व्यक्ति वो 2028 में ही आईएएस बन गए। तो पहले ये बने इसलिए पद के अंदर ये बोल रहे कि एससी और एसटी वाले बोल रहे कि हमारा पद ऊंचा है, हम आपसे पहले आईएएस बने थे इसलिए हम आपसे ऊपर है। और वही उसका एंटी काउंटर ये जनरल और ओबीसी वाले कर रहे थे कि जब हमारा एग्जाम हुआ था 2020 में तब आपसे ज़्यादा हमारे नंबर थे, हमारी रैंक फर्स्ट थी, आपकी रैंक 20वीं थी। ये बोल रहा मेरी रैंक 10वीं थी, आपकी 20वीं और 30वीं थी, इसलिए प्रमोशन हमारा भले ही बाद में हुआ लेकिन डिग्री के हिसाब से या फिर मेरिट के आधार पर हम आपसे बड़े, इसलिए बड़े हम कहलाएंगे, आप नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये एससी और एसटी वाले बोल रहे कि नहीं, आईएएस हम आपसे पहले बने थे 7-8 वर्ष, इसलिए आईएएस का जो बड़ा पद है वो हमारा है, हम वरिष्ठ है। फिर ये प्रशासन में बहुत गड़बड़ कर दी इसने, प्रशासन में कई लोगों के बीच में ये विवाद का कारण बन गया। एससी और एसटी वाले ये कहते हैं कि हम बड़े हैं और जनरल और ओबीसी वाले ये कहते हैं कि हम बड़े हैं। एक मेरिट के आधार पे कह रहे हैं तो वही दूसरा आरक्षण के आधार पे कह रहे हैं। इस मामले से निपटने के लिए फिर संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, 85वां संविधान संशोधन। एटी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा जो 16/4 के अंदर हमने ये धारा जोड़ी थी एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण, उसके अंदर संशोधन किया गया और उसमें ये लिखा एससी व एसटी को पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण दिया जाएगा। एससी
व एसटी को पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण। सतहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) जोड़ी गई थी, जिसमें कहा गया थी कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। लेकिन 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) के अंदर फिर संशोधन किया गया और वहां लिखा गया कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण है वो वरिष्ठता के साथ मिलेगा, यानी वरिष्ठ वही कहलाएंगे एससी और एसटी वाले। ये बात कही थी 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्ष 2002 में यह संविधान संशोधन किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। भारत के संविधान का एक और अनुच्छेद है आर्टिकल 335 335, अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 ये कहता है कि लोक सेवाओं में भर्ती करते समय एससी व एसटी को आप जब लोक सेवाओं में भर्ती करते हैं तब प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखोगे। एससी व एसटी को लोक सेवाओं में भर्ती करते समय प्रशासनिक दक्षता को आप ध्यान में रखेंगे। एससी व एसटी को लोक सेवा में भर्ती करते समय प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखा जाएगा। दो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने देखा कि इतना सब आरक्षण होने के बावजूद भी एससी और एसटी कैटेगरी के लोग और ओबीसी के लोग अभी तक इनकी जीवन स्तर ऊपर क्यों नहीं उठा है। तो उन्होंने फिर काफ़ी शोध के बाद ये पता चला कि इनके पिछड़ेपन का अभी भी कारण है, वो है अहर्ता अंक का कॉन्सेप्ट ये है, जब हम लोग एमए करते हैं, एमए के बाद नेट करते हैं, तो नेट के लिए जो क्वालिफाइड जो अंक है, जैसे जनरल को 50% उसमें लाने पड़ते हैं, इसी प्रकार ओबीसी को 45% है, एससी व एसटी को 40% है। तो ये होती है अर्थ अंकों में छूट। यहाँ जनरल के लिए 50% है, वही एससी और एसटी के लिए कितने हैं 40%। ये एक उदाहरण के रूप में आप कहीं पर भी देख सकते हैं। यहाँ तक बीएड करने के लिए भी देखते हैं तो भी वहाँ ओबीसी एससी और एसटी को 5% अंकों की छूट दी गई है, और भी कई सेवाओं में। तो ये जो छूट दी जाती है 5% की या 10% की जनरल से, यही है अर्थ अंक। तो अर्थ अंक में छूट देने के लिए फिर संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, 82वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 335 में ये बात जोड़ी गई थी कि एससी व एसटी को अर्हता अंकों में छूट दी जाएगी। एससी व एसटी को अर्हता अंकों में छूट दी जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तो लेना देना नहीं है, लेकिन इस हिसाब से बड़े, क्योंकि ये 82वां संविधान संशोधन है, इसे आगे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, तो इस हिसाब से इसे भी साथ में देख लेते हैं। तो इस हिसाब से ये अर्हतांक अनुच्छेद 335 ध्यान रखना है। लोक सेवाओं में भर्ती करते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से अनुच्छेद में 82वां संविधान के अंदर 82वां संशोधन किया गया 2002 में, और वहाँ अर्हतांकों में छूट देने की बात है वो कही गई है। अब हमने कुल 5 संविधान संशोधन पढ़े थे। नंबर फर्स्ट 77वां
77वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) धारा जोड़ी गई थी, जिसमें लिखा था हमने पदोन्नति में आरक्षण। फिर नंबर 2 पे हमने देखा था 85वां संविधान संशोधन। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(a) में फिर हमने बदलाव किया और 16(4)(a) के अंदर ये लिखा पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण। फिर हमने बात की थी 82वें संविधान संशोधन की। 82वें संविधान संशोधन में हमने अनुच्छेद 335 के अंदर अर्धांकों में छूट का प्रावधान देखा था। फिर इसके अलावा 81वां संविधान संशोधन। 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(b) धारा जोड़ी गई और उसमें ये लिखा गया था कि बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियों को पार करते समय 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। इसके अलावा ये 4 जो अनुच्छेद थे, इन चारों को अभी आगे सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई थी। सतहत्तरवां संविधान संशोधन 16(4)(a) धारा जोड़ी गई, जिसमें ये लिखा था कि पदोन्नति SC व ST को पदोन्नति में आरक्षण। 85वें द्वारा इसको फिर वापस संशोधन किया और लिखा पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण। और 82वां संविधान संशोधन, जिसमें 335 अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद 335 के अंदर संशोधन किया गया और उसमें लिखा गया था कि SC व ST को अर्धांकों में छूट दी जाएगी तथा 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)(b) धारा जोड़ी और उसमें बैकलॉग या पूर्व की रिक्तियों को पार करते समय 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। ये वाले प्रावधान उसमें जोड़े गए थे। फिर आगे इन चारों मामलों को 77वां, 85वां, 82वां और 81वां इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एम नागराज बनाम भारत संघ। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में इसे चुनौती दी गई थी और एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में ये सब संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी। एम नागराज बनाम भारत संघ जो याचिका लगाई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे ये याचिका खारिज की तो जो आरक्षित वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा अब आरक्षण हमारा फिक्स हो गया है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आरक्षण ठीक है, याचिका खारिज कर दी, यानी हमारा आरक्षण अब रहेगा। और जो गैर आरक्षित वर्ग थे, सामान्य वर्ग के, उन्होंने कहा कि अब आरक्षण है वो कभी नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में बहुत बड़ा फेरबदल या अंतर होता है। जैसे ये चुनौती खारिज की गई तो वहाँ पर लोगों में काफ़ी अंतर्भाव पैदा हो गई। एक तरफ के आरक्षण परमानेंट हो गया, वहीं दूसरा तरफ जो गैर आरक्षित वर्ग थे उन्होंने ये सोच लिया कि अब आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप आरक्षण दे रहे हैं, चुनौती खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आरक्षण देते समय 3 बातों का ध्यान में रखा जाएगा। आरक्षण देते समय 3 बातों का ध्यान में रखा जाएगा। नंबर 1, पिछड़ापन। आप आरक्षण देंगे तो उसका आधार होगा पिछड़ापन है तो ही आप आरक्षण दे सकते हैं, अन्यथा आप आरक्षण नहीं दे सकते। नंबर 2 पर उन्होंने कहा था पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त यहाँ कर देते अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त हो जाता है तो आप आरक्षण नहीं देंगे और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ही आप आरक्षण दे सकते। और नंबर 3 पे उन्होंने कहा था प्रशासनिक दक्षता। प्रशासनिक दक्षता
याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। एक तो पिछड़ापन है तो ही आरक्षण है, अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ही आरक्षण है, और आरक्षण देते समय आप प्रशासनिक दक्षता को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। प्रशासनिक दक्षता यानी प्रशासन के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को आप ले रहे हैं वो आप आरक्षण के आधार पर डायरेक्ट ऐसा भी नहीं ले सकते जो एकदम जिसको उस क्षेत्र संबंध के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं हो। तो इन 3 चीजों को अपने को ध्यान रखना, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता। ये 3 आधार बताए सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में, 2006 में। जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो उस समय सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आरक्षण कब तक है? आरक्षण तब तक है जब तक कि इनका ये लोग पिछड़े हैं, अपर्याप्त इनका प्रतिनिधित्व है और प्रशासनिक दक्षता। इन 3 आधार के ऊपर ही आप आरक्षण दे सकते हैं। अगर पिछड़े हैं तो आरक्षण, अगर इनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ही आप आरक्षण दे सकते हैं, और कुशल लोगों को ही आप आरक्षण दे सकते हैं। उस समय सरकार ने इनके फैसले पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 से 7 वर्ष बाद 5 से 7 वर्ष बाद यूपी का एक कोई मामला आया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण, एससी और एसटी को जो पदोन्नति में आरक्षण था उसके ऊपर चैलेंज किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जो पदोन्नति में जो आरक्षण था उसके ऊपर रोक लगा दी। जैसे ही रोक लगाई, सरकार ने पूछा क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने वर्ष 2006 में एक मामले में, एम नागराज मामले में आपको कहा था कि आप आरक्षण देते समय ध्यान रखेंगे कि पिछड़ापन है तो आरक्षण मिलेगा। सरकार ने कहा पिछड़ापन तो है, तो फिर हमने एक और भी बात कही थी, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, बोले सर ये क्या होता है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी जिस वर्ग की जनसंख्या जितनी है उस वर्ग के अनुपात में अगर उनको जितनी भी सीटें अगर प्राप्त हो गई है या उनका जो सरकारी नौकरी में उतना उनका प्रतिनिधित्व अगर आ गया है तो उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा पर्याप्त। और जैसे ही अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 16(4) में हमने देखा था कि एससी एसटी तथा समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। यानी कि जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस वर्ग से जितना प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में होना चाहिए उतना अगर प्रतिशत नहीं है तो आप आरक्षण का फायदा ले सकते हैं, लेकिन जैसे इनका इतना प्रतिशत हो जाता है तो आप आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये मांगा कि अब आप ये हमें स्टडी करके बताओ कि इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ। एससी और एसटी को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया है तो फिर हम आरक्षण बंद करेंगे, और जैसे ही अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण की वही सीमा है, वो वही जो प्रावधान है वो चालू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को ऑर्डर दे दिया कि आप हमें स्टडी करके ये बताओ कि किस वर्ग से कितने डॉक्टर हैं, कितने टीचर हैं, कितने प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं, कितनी अन्य टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी अन्य क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य जो सरकारी नौकरियों में जो भी क्षेत्र है उसमें आप स्टडी करके हमें ये बताओ कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला या उनका कितना प्रतिनिधित्व आ गया है। अगर 12% एससी की जनसंख्या है तो एससी को अगर 12% डॉक्टर के अंदर उनका आरक्षण हो गया है तो वहाँ से आरक्षण समाप्त। इसी प्रकार टीचर में हो गया तो वहाँ से उनका समाप्त कर दो। अगर प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त हो गया है तो फिर आप इनका आरक्षण जो है समाप्त कर दो। अब जैसे ये बात आई तो कई लोगों के अंदर ये बात आ गई कि अब आरक्षण समाप्त होने वाला है, लेकिन ये घटना ऐसी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ये सबूत बताने के लिए वो रोक लगाई थी, और फिर सरकार के ऊपर एससी और एसटी के लोगों ने दबाव बनाया कि सर हमारा आरक्षण रोक दिया गया पदोन्नति में। तो सरकार ने फिर एफिडेंस यानी शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर दिया कि हम आपको ये लिख कर देते हैं कि जो भी किस वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण या सरकारी नौकरी में उनका कितना प्रतिशत
प्रतिनिधित्व हुआ, ये सब हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। लेकिन अभी जो आपने यूपी वाले जो मामले में रोक लगाई है उसे आप हटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि सरकार कह रही है, खुद एपीडियंस पर दे रही है शपथ पत्र पर, तो क्या बात है, दे देते हैं, भारत सरकार है वैसे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ रोक हटा दी, लेकिन कहा कि आप हमें स्टडी करके ये बताओ कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने को सरकार को कह दिया, लेकिन सरकार में जांच करने वाला कौन? तो सरकार ने कहा चलो एक काम करते हैं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक काम करते, सुप्रीम कोर्ट का काम तो क्या संविधान के अनुसार व्याख्या करना, तो हम एक काम करते, ये जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जो शब्द लिखा है ना, इसी को ही हम हटा देते हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को ही हटा देते हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस आधार पे हमें नहीं कह सकता कि आप अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या अपने को ये लिस्ट बनाने के लिए नहीं कह सकते कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि वहाँ संविधान के अंदर से शब्द ही जब हट जाएगा तो वहाँ पर हम लोग इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा हमें कि किस वर्ग को कितना क्या मिला है, कितना नहीं मिला है। तो इसके लिए उन्होंने अब संविधान में संशोधन करना, तो एक उन्होंने विधेयक लाया, 117वां संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक है, ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2013 में इसे लाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे उस समय। तो उस समय 117वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, और इस विधेयक के अंदर जो अनुच्छेद 16(4) के अंदर जो शब्द लिखा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इस शब्द को हटाने का प्रस्ताव उन्होंने लाया कि एक काम करते हैं, अनुच्छेद 16(4) से इससे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को ही हटा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमें किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए नहीं कहेगा। और जैसे ही अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हट जाएगा, यानी आरक्षण परमानेंट इसलिए क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि आप आरक्षण सरकारी नौकरियों में अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ही आप आरक्षण दे सकेंगे, लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द ही हटा देंगे तो फिर वो आरक्षण एक तरह से परमानेंट हो जाएगा। लेकिन उसे भी हटा सकते क्योंकि संविधान संशोधन किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि जो नहीं होती है। तो 16(4) के अंदर जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उस शब्द को हटाने के लिए 117वां संविधान संशोधन विधेयक लाया 2013 में, लेकिन वहाँ राज्यसभा में इसका घोर विरोध हुआ और वो बिल वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, वहीं पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। बोले पेंडिंग क्यों पड़ा है? क्योंकि राज्यसभा में लाया। अब राज्यसभा में लाने से क्या मतलब, लोकसभा में लाते तो क्या पेंडिंग नहीं रहता? बिल्कुल नहीं रहता। लोकसभा भंग होते ही लोकसभा के अंदर जितने भी बिल होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो भी बिल लाया जाता है, चाहे वो 1954 से हो, 1955 से हो, 1952 से हो, शायद राज्यसभा में जो बिल लाया है वो अभी भी अगर पास नहीं हुआ है तो वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ पर जो भी बिल लाए जाते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, या तो पास हो जाते हैं या फिर पेंडिंग रहते हैं। तो ये 117वां संविधान संशोधन विधेयक उस समय पास नहीं हुआ, कब? 2013 में, इसलिए ये अभी भी पेंडिंग पड़ा है। तो ये बात थी 117वें संविधान संशोधन विधेयक की। और सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ये भी एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। Inadequate representation is the also base of the reservation in public employment। यानी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है वह भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। 117वां संविधान संशोधन विधेयक ध्यान रखना है जो भी वर्तमान में पेंडिंग है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) के अंदर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। ये तो बात थी 117वें संविधान संशोधन विधेयक की। अभी तक हुआ नहीं है संशोधन। अब बात आती है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर की अगर बात की जाए, क्रीमी लेयर क्या है, तो वर्ष 1992 के अंदर
इंदिरा साहनी वाला मामला जिसे हम लोग मंडलवाद भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, मंडलवाद, मंडलिज्म में मंडलवाद भी कहते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के ऊपर वो था, तो इसलिए इसे मंडलवाद भी कहते हैं। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि क्रीमी लेयर शुड बी आउट फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ द अम्ब्रेला। क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो एक बार इनका लाभ ले चुके हैं और एक बार लाभ लेने के बाद उनकी संतानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है क्रीमी लेयर, जानते हैं इसके बारे में। 1992 में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे। तो बोले सर के क्रीमी लेयर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप खुद तय कीजिए। केंद्र सरकार को कहा कि ये आप खुद तय कीजिए कि क्रीमी लेयर कौन है। तो कि सर उसका आधार क्या है, तो आधार उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ले सकते हैं, एक तो आय ले सकते हैं, इनकम, और नंबर 2 पर आप ले सकते हैं पद यानी ऑफिस। ये दो आधार उन्होंने बता दिए क्रीमी लेयर के। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में बिहार के पूर्व पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उन्हें कहा गया ताकि आप ये तय करके बताओ कि क्रीमी लेयर कौन है। और उनको 2 आधार दे दिए, एक तो आय और नंबर 2 पर पद यानी ऑफिस, और आय यानी इनकम। कि आप ये हमें बता दीजिए कि क्रीमी लेयर के दायरे के अंदर कौन आएगा। क्रीमी लेयर ध्यान रखना केवल और केवल ओबीसी पर ही लागू होता है, इसका एससी और एसटी से कोई संबंध नहीं है। अगर ओबीसी का कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर है मतलब वो आरक्षण का हकदार नहीं है, और नॉन क्रीमी लेयर है तो वो आरक्षण का हकदार है। ओबीसी क्रीमी लेयर मतलब जनरल। अब नंदन प्रसाद को 2 आधार बताए, एक आय और दूसरा पद। तो आय रामनंदन प्रसाद समिति ने 1993 में आय बताई कि 1 लाख रुपए तक आय, 1 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है मतलब आप ओबीसी क्रीमी लेयर है। और पद ऑफिस के अंदर बता दिया, अगर आप राजपत्रित अधिकारी है या अगर आप फर्स्ट ग्रेड है तो आप आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे, मतलब आप क्रीमी लेयर कहलाएंगे। एक आपकी आय 1 लाख रुपए। यहाँ आय पे ध्यान रखना है, ये आय माता पिता की काउंट की जाएगी, इसका स्वयं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी आय 2 लाख है तो भी आप क्रीमी लेयर के दायरे में हो सकते हैं, अगर आपके माता पिता की आय 1 लाख रुपए से कम है तो। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रीमी लेयर का पेरेंट्स के ऊपर लागू होता है, माता पिता के संबंध में माता पिता की आय मानी जाती है, इसमें स्वयं की आय को काउंट नहीं किया जाता है। तो 1 लाख रुपए है ये। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पिताजी के फर्स्ट ग्रेड है या फिर मान लो सेकंड क्लर्क बाबू है और वो एज भी उनकी काफ़ी है, तो उनका पेमेंट भी अब काफ़ी हो जाता है, तो इस हिसाब से ये वार्षिक आय है जो भी है, उनकी वार्षिक आय है वो हो जाती है 1-2 लाख के आसपास। तो क्या मैं क्रीमी लेयर कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनकम वाला बेस केवल सरकारी जो सेवा में है उनके ऊपर लागू नहीं होता, ये जो पर्सनल जिनका स्वयं का बिजनेस है उनके ऊपर लागू होता है। सरकारी सेवकों पर ये आय वाला इनकम लागू नहीं होता है। सरकारी सेवकों पर केवल एक ही लागू होता है और वो है पद वाला। अगर आप राजपत्रित अधिकारी है या फर्स्ट ग्रेड है तो ही आप आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। अब फर्स्ट ग्रेड में अगर बात की जाए तो कई लोग हैं जिनका प्रमोशन हो जाता है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड होते हैं, थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर आपके पिताजी या पेरेंट्स की बात है, स्वयं की नहीं है, उनकी उम्र 25 वर्ष में अगर वह सेकंड ग्रेड सर्विस नौकरी में अगर वो पास हो जाते हैं और
फिर उनका प्रमोशन हो जाता है 43 वर्ष की उम्र में फर्स्ट ग्रेड में। तो आप कहेंगे तो क्या ये इसमें क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप 40 वर्ष से पहले अगर फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं प्रमोशन होकर के, तो आप क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। और अगर 40 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर ऊपर चला जाता है तो आप क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं आते। इसलिए कई लोगों को हम पूछते हैं कि सर आप तो गए 2001-2 में लगे थे, अभी आपका प्रमोशन नहीं हुआ? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो मेरे 38 या 39 साल ही हुए हैं। तो क्या हुआ? तो कि अभी एक बार 40 साल हो जाए तो फिर क्या मैं प्रमोशन ले लेता हूँ, अभी एक बार मैंने विड्रॉल कर दिया है। बोले क्यों? कि वो क्रीमी लेयर वाला है, क्योंकि क्रीमी लेयर की अवधारणा 40 साल से पहले अगर आपका फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है मतलब आप क्रीमी लेयर हो और आपकी संतान को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने संतान को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 वर्ष से पहले कई लोग ऐसे जो उनके पास प्रमोशन का जो पद आता है वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो 40 साल वाला ये कॉन्सेप्ट था, यानी कि 40 वर्ष से पहले अगर आपका फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन है मतलब आपकी संतान को आरक्षण नहीं मिलेगा, और 40 वर्ष के अगर बाद है तो आप आरक्षण का फायदा ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड लग भी गए तो भी। ये जो 1 लाख रुपए की आय है ये वार्षिक आय है और ये लगातार 3 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आपकी एक वर्ष में आय है 1 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 80,000 है और तीसरे वर्ष में अगर 3 लाख है, फिर भी आप आरक्षण के दायरे में रहेंगे, क्योंकि आप नॉन क्रीमी लेयर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लगातार 3 वर्षों तक 1 लाख रुपए से ऊपर आय होनी चाहिए। यह तो वर्ष 1993 की बात थी। फिर इस आय के अंदर बढ़ोतरी की गई, 1 से 2.5 लाख हो गई, 2.5 से फिर 4 हो गई, 4 से 6 हो गई और वर्तमान में अभी 8 लाख की है। अगर आपके माता या पिता की 8 लाख सालाना आय है मतलब आप क्रीमी लेयर है, और क्रीमी लेयर यानी जनरल आप आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। और ये 8 लाख रुपए है, ये लगातार 3 वर्ष होने चाहिए। जैसे कि 2018-19 में आपकी आय 8 लाख, 2019-20 में 7 लाख और 20-21 में अगर सालाना आय आपकी हो जाती है 10 लाख, तो भी आप आरक्षण के अंदर शामिल है, क्योंकि यहाँ पर 20 में 7 लाख आ गई है। अगर ये 8 लाख से ऊपर रहती है 3 वर्ष तक तो आप आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और 20 में अगर 1 साल भी अगर सालाना आय कम चली गई मतलब आप आरक्षण के दायरे में आ जाते हैं। तो ये अपने माता पिता की 8 लाख से अगर कम है आय तो आप इसमें आरक्षण के दायरे में शामिल रहेंगे, और माता पिता की आय अगर आपके 8 लाख से ज़्यादा है मतलब आप आरक्षण के दायरे से बाहर है। ये थी बात क्रीमी लेयर की। वर्ष 1992 में मंडलवाद के निर्णय के आधार पर लागू किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके आधार पर 1993 में रामनंदन प्रसाद समिति की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, समिति गठित की, और उस समिति ने 2 आधार पर है वो पूरी क्रीमी लेयर की अवधारणा को बताया था। अभी वर्तमान में राजस्थान में भी 8 लाख वाला ये है, 8 लाख के बाद है वो आप आरक्षण के दायरे के 8 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आप आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे, और 8 लाख अगर आय है 8 लाख से अगर कम है तो आप आरक्षण के दायरे के अंदर ही रहेंगे। 1992 के इंदिरा शाह विवाद में 1992 के इंदिरा शाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस संविधान के आधार पर आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस समय आर्थिक पिछड़ापन जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं था। कई लोग अभी ये बात करते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको एकदम क्लियर रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मामले में ये कहा था कि इस संविधान के आधार पर, कब का? 1992 का जो संविधान था उस संविधान के आधार पर आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन वर्तमान में आपको पता है संविधान के अंदर आर्थिक पिछड़ापन जैसे शब्द का उल्लेख करते हुए फिर इस सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि इस संविधान के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान के अनुसार व्याख्या करना, और संविधान के अंदर अब आर्थिक पिछड़ापन जैसे शब्द का उल्लेख है। और जब पीवी नरसिम्हा राव ने जो सामान्य वर्ग को 14% आरक्षण दिया था, उस समय आर्थिक पिछड़ापन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन तथा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण। 10% आरक्षण, और वो आरक्षण दिया गया है आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। आर्थिक पिछड़ापन। वर्ष 2019 के अंदर एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 124वां। ध्यान रखना, ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया? जनवरी 2019 में। 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, और यह संविधान संशोधन विधेयक 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। 103वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। 103rd अमेंडमेंट, और 103वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ, और इसके अंदर 2 धारा जोड़ी गई थी 2019 में, और इसमें 2 धारा जोड़ी गई थी। एक 15 के अंदर हमने बात की थी, 15 के अंदर 15(स) नामक धारा जोड़ी गई थी, और एक 16 के अंदर 16(स) नामक धारा जोड़ी गई थी। प्लस सर के अनुच्छेद जोड़ा नहीं, अनुच्छेद नहीं, इसमें केवल धारा जोड़ी गई है। तो सर धारा जोड़ने के लिए भी संविधान संशोधन किया जाता है? बिल्कुल, धारा तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको संविधान के अंदर एक बिंदी भी ऐड करनी है तो फर्स्टली यू विल हैव टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले आपको संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। अगर एक बिंदी भी हटानी है या उस जोड़नी है तो आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, जबकि ये तो यहाँ पर धारा जोड़ी गई है। अनुच्छेद 15 के अंदर 15(स) धारा जोड़ी गई, और अनुच्छेद 16 के अंदर 16(स) धारा जोड़ी गई है। 15(स) धारा जोड़ करके इसे शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है, और 16(स) धारा जोड़ करके सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, और दोनों ही आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। मोदी जी की सरकार ने बहुत चालाकी से काम किया, और यहाँ पर आर्थिक पिछड़ेपन जैसे शब्द का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरक्षण दिया। उन्होंने संविधान में लिखा कि सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण दिया जा सकता है। अब जैसे ही आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सामान्य वर्ग, और चैलेंज उसी मामले में किया था, इंदिरा साहनी वाला वही मामले के साथ में इसको अटैच करके इसे चैलेंज किया गया है। अब चैलेंज करने के बाद कई लोग ये कहते हैं कि 10% आरक्षण देने के बाद अभी हमने देखा केंद्र सरकार में 49% ऑलरेडी आरक्षण है SC ST और OBC को, तो 10% ये ऐड हो जाने से ये 59% हो जाएंगे। तो 59% हो जाते ही इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि ये संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% की सीमा को पार नहीं किया जा सकता है, तो उसका ये एकदम एंटी काउंटर, यानी कि 49 से 59% हो गए, यानी 50% वाली सीमा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से चला गया है। तो इसका वो जो पक्षधर है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि 50% की सीमा है उसे अपवाद स्वरूप बढ़ाया जा सकता है, अपवाद स्वरूप, और विषम परिस्थितियों या असाधारण परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो अब जैसे ये कहते हैं तो इसका एंटी काउंटर वापस ये विपक्ष दर जो ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि
वो तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने केवल SC ST और OBC के लिए कहा था, SC ST और OBC के लिए कहा था। तो अब देखना इसमें क्या होता है आगे। अभी हालांकि अभी संविधान पीठ का गठन कर दिया है, लगभग 5 सदस्यीय संविधान पीठ का अभी गठन किया है इस संविधान को सुनने के लिए, सॉरी इस 103वें संविधान संशोधन के ऊपर जो याचिका लगाई थी उसके ऊपर सुनने के लिए, सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच है वो अभी निर्णय देगी। इस पर बेंच का गठन हो चुका है। जनरल में जो 10% आरक्षण दिया है उसके कई आधार बताए गए। केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो उसमें भूमि एक आपका आधार है, नंबर 2 पे आपकी आय 8 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और भी निवास स्थान की भूमि कितनी है, आपके खेत में कितनी है, इस तरह के कई सारे प्रावधान केंद्र सरकार के अंदर किए गए। लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार ने केवल एक ही प्रावधान रखा है और वो है केवल 8 लाख की इनकम वाला। अगर आपकी 8 लाख से इनकम कम है तो आप आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। जनरल होते हुए भी 10% आरक्षण की सीमा के अंदर आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार में कई तरह के प्रावधान किए गए जिसमें 8 लाख, उसके साथ ही भूमि कितनी है या निवास स्थान की भूमि कितनी है, इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो अभी हमने बात की थी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा था शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, आर्टिकल 15(4), 15(5) एंड 15 की धारा 6, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4), 16(4) की धारा A, 16(4)B और 16(6). 15(6) और 16(6) दोनों 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। राजनीतिक क्षेत्र में ये पार्ट 3 के अंदर डिटेल से जानेंगे किस प्रकार क्या प्रावधान है, और 243 में पंचायती राज के अंदर जो भी अभी वर्तमान में नए संविधान संशोधन विधेयक भी लाए गए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तथा अनुच्छेद 16(4), 16(4)A और 16(4)B और 16(6) को हमने अभी डिटेल से पढ़ा है। अनुच्छेद 16 की धारा 1 में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि लोक नियोजन प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16 की धारा 2 में ये उल्लेखित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान, उद्भव और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 की धारा 3 में ये उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य में निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। और अनुच्छेद 16 की धारा 4 में ये उल्लेखित है कि SC, ST तथा समाज के ऐसे पिछड़े लोग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी, जो कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) की धारा A में ये उल्लेखित है कि SC व ST को पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 16(4) की धारा B में ये उल्लेखित है कि बैकलॉग यानी पूर्व की रिक्तियां को पार करते समय 50% आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता है। और 16(6) में सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।